हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आपका कमेंट आ रहा था कि सिम्फर का वैकेंसी में क्या क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो इससे रिलेटेड वीडियो यानी सिलेबस वाला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा रिकमेंडेशन आ रहा था इसको लेके कि टॉपिक को क्लियर कीजिए। खासकर चैप्टर नंबर 2 जो है वो वॉल्यूम 1 का बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है आपको। तो ऐसा नहीं है यार कि वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 2 डिफ़िकल्ट है। चैप्टर नंबर 2 ज़रूरी है आपके लिए। अभी का जो दौर चल रहा है ना? वो उसके हिसाब से ज़रूरी है कि 2016 का कंपटीशन में और 2022 का कंपटीशन में बहुत अंतर आ चुका है, ठीक है? कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अब माइनिंग सरदार का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारा चीज़ को ऐड ऑन कर दिया गया है और क्वेश्चंस बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं। आपका टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है और टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट बुक है वो है वॉल्यूम 1 का डीजे देशमुख। ये भी आपका टेक्स्ट बुक है, 1, 2, 3 तीनों है ना? तो आपको डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इससे अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। चलिए फिलहाल हम सिम्फर के लिहाज से कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि कौन-कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है और कौन है। तो सबसे पहला है रैंक ऑफ कोल। रैंक ऑफ कोल, 1 मिनट देख लेता हूँ सब कुछ सही है कि नहीं। ओके, माइक ठीक है। चलिए रैंक ऑफ कोल देखते हैं। तो यार बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कोयला में ब्रॉडली ब्रॉडली 5 एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है? जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, अग्नि, वायु, धरती, मिट्टी, है ना? ऐसे कर करके 5 और जल। इसी तरह से जो एलिमेंट है ना? एलिमेंट जो कोल का एलिमेंट है वो भी 5 तत्वों से मिला के बना है, जिसमें आते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये 5 होते हैं, जिसमें से कार्बन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स या फिर प्राइमरी एलिमेंट। तो प्राइमरी एलिमेंट कौन सा है? प्राइमरी एलिमेंट है मेरा कार्बन, क्योंकि कार्बन के बेसिस पे हम इसका रैंकिंग तय करते हैं। कार्बन के बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग? कोल का रैंकिंग तय करते हैं, ठीक है? तो कोल को अगर हम रैंक के हिसाब से बांटे यानी कार्बन के हिसाब से बांटे तो उसका 4 ग्रेड होता है, जो भारत में एक्सेप्ट किया जाता है, इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहले पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड आफ्टर दैट एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, जिसमें एंथ्रासाइट को बहुत ही अच्छा कोल माना जाता है, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं हाई क्वालिटी कोल। हाई क्वालिटी कोल, हाई क्वालिटी कोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन प्रतिशत, जिसको हम लोग सीसी लिखते हैं शॉर्ट में, 86% से ऊपर होता है। 86% से ऊपर कार्बन कंटेंट होने के कारण इसको हम लोग हाई क्वालिटी कोयला कहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर इसका हम यूज़फुल हीट वैल्यू देखेंगे, ये भी एक फैक्टर है जो हम आगे समझाते हैं आपको। तो ये यूज़फुल हीट वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट कोयला में। सेकंड नंबर पे आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में 56% से लेकर के लगभग, इसमें अलग अलग वैरायटी होता है। सॉरी, इसको हम बिटुमिनस के अंदर में एक सब बिटुमिनस भी होता है, ठीक है? तो इंक्लूड करते हुए अप टू 76% तक कार्बन इसमें होता है, अप टू 76% होता है। लिग्नाइट में 56 टू 40 56 टू 76 के आसपास है, ठीक है? 76 से यहाँ पे आ जाता है 86 के आसपास। तो लिग्नाइट में होता है और पीट में बेसिकली 56% के आसपास होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कार्बन कंटेंट धीरे धीरे बढ़ता है क्वालिटी के साथ, इसीलिए रैंकिंग ऑफ कोल में पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट को माना गया है। लेकिन कहीं कहीं और भी बहुत सारा टेक्स्ट बुक में एक अलग से वैरायटी आता है सब बिटुमिनस का। कौन सा वैरायटी आता है? सब बिटुमिनस का। तो सब बिटुमिनस एक अलग से वैरायटी आता है जो बिटुमिनस के जस्ट पहले माना जाता है। अब हम कुछ छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस करते हैं, आपको थोड़ा समझ लेना है और फटाफट इसका आंसर जान लेना है, क्योंकि पूछा जाता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बताओ बाबू, ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है बताइए स्टीम कोयला किसे कहा जाता है? तो स्टीम कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिटुमिनस को कहा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कि बताओ हार्ड कोल किसे कहा जाता है? तो एंथ्रासाइट को हार्ड कोल कहा जाता है, याद रखिएगा, एंथ्रासाइट को हार्ड कोल कहा जाता है। स्टीम कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है। इसी तरह से
है ना, बिटुमिनस का भी और बेसिकली नाम है ना। ब्लैक लिग्नाइट भी हम लोग बिटुमिनस को कहते हैं, ब्लैक लिग्नाइट, ठीक है। तो ब्लैक लिग्नाइट, लिग्नाइट का नाम ना होकर के बिटुमिनस का ही नाम है। तो ये सब नाम याद रखिएगा, ठीक है। पीट को हम लोग वुड कोल कहते हैं, लकड़ी का कोयला भी कहते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। वुड कोल भी इसको कहा जाता है। तो ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे रैंक ऑफ कोल के साथ साथ। तो रैंक ऑफ कोल समझ गए किस एलिमेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, तो कार्बन के हिसाब से रैंक ऑफ कोल को डिसाइड किया जाता है, जो कि 4 होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। बाकी जूलॉजिकल टाइम स्केल वाला वीडियो का लिंक हम आपको शेयर कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसी वीडियो के नीचे जूलॉजिकल टाइम स्केल का एक हम लिंक शेयर करेंगे, जो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्लिक करके। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। चलिए, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हम आपको समझा दिया। बाकी हिस्ट्री ऑफ कोल जो हम पढ़ाए थे उसमें अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही डिटेल से हम समझाए थे, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ कोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ कोल इन इंडिया, है ना। कोयला का क्या इतिहास है भारत में, उसको आप पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अब दूसरा आते हैं, बैंडेड कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। बैंडेड कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल, कोल का क्या बैंडेड कंस्टिट्यूएंट होता है। तो देखिए ऐसा है कि कोयला पाया जाता है लेयर में, और इसी लेयर के बीच में कभी कभी क्या होता है, एक पतला पतला सा कुछ कुछ मिलता है ना। वो बहुत ज़्यादा लंबा लेयर होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा लेयर होता है, एक मीडियम साइज का कुछ लेयर होता है जो पतला पाया जाता है। और इस लेयर में कभी कभी क्या होता है, इस लेयर के अंदर में चमकता है, कभी डल अपीयरेंस का होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बैंडेड कंस्टिट्यूएंट। इसको क्या कहते हैं, बैंडेड कंस्टिट्यूएंट। ये हर टाइप के कोल में पाया जाता है, चाहे कोयला का क्वालिटी अच्छा हो, खराब हो, बहुत खराब हो, घटिया हो। तो हर क्वालिटी का कोयला में कुछ ना कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं मिल जाता है। जरूरी नहीं कि हर जगह मिलेगा, हर कोलियरी मिलेगा, हर सीम में मिलेगा, जरूरी नहीं है, कहीं कहीं मिल जाता है। बैंडेड कंस्टिट्यूएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोल को कटिंग कर रहे हैं, तो कोल को कटिंग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा काट रहे हैं, अब अचानक से हमको ये वाला पोर्शन भी मिल रहा है, तो ये कोयला मिक्स हो जा रहा है, जिसके कारण कोयला का क्वालिटी घट जाता है। इसीलिए हम लोग इसको बैंडेड कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। बैंडेड कंस्टिट्यूएंट जनरली 4 होते हैं, ठीक है। चारों का नाम हम याद करा दे रहे हैं आपको, आप पढ़े होंगे डिप्लोमा के टाइम में, ठीक है। क्या होते हैं 4? सबसे पहला है विट्रेन, सेकेंड है, इसको पहला नंबर ही देते हैं ना, एक सेकेंड। चलिए, सबसे पहला है विट्रेन, द सेकेंड वन इज क्लेरेन, the third one is ड्यूरेन, and the fourth one is फ्यूजेन। क्या क्या बोले हम, विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजेन, ठीक है। फिर से इसको एक बार मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं ताकि आपको याद भी रहे, और थोड़ा गैप भी लिखेंगे इस बार, है ना। चलिए, क्या बता रहे थे हम, सबसे पहला बताएं विट्रेन, ठीक। सेकंड नंबर पे बताएं क्लेरेन, थर्ड नंबर पे बताएं ड्यूरेन, और फोर्थ नंबर पे बताएं फ्यूजेन। देखो यार, ये जो बिट्रेन और क्लेरेन होता है ये हाई क्वालिटी कोल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हाई क्वालिटी कोल, यानी कि जो हाई क्वालिटी का कोयला होता है, जैसे एंथ्रासाइट, जैसे एंथ्रासाइट, ये एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है, विट्रेन और क्लेरेन। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बताओ एंथ्रासाइट कोयले में इनमें से कौन सा बैंडेड कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, एक ऑप्शन गायब करके नन लिख देगा, बाकी 3 लिख देगा कोई भी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो ड्यूरेन है ये मॉडरेट, मॉडरेट क्वालिटी कोल में पाया जाता है, क्वालिटी कोल में पाया जाता है, जैसे कि बिटुमिनस, जैसे कि बिटुमिनस, ठीक है। और फ्यूजन क्या है, ये एकदम घटिया क्वालिटी यानी पुअर कोल, पुअर क्वालिटी का कोल में ये पाया जाता है। तो एक बार याद रखिएगा, विट्रेन, क्लेरेन हाई क्वालिटी कोल में जैसे कि एंथ्रासाइट, ड्यूरेन मॉडरेट क्वालिटी में जैसे कि बिटुमिनस, और फ्यूजन पुअर क्वालिटी में जैसे कि लिग्नाइट और पीट में पाया जाता है, ठीक है। विट्रेन के बारे में यह है कि ये चमकता है, चमकता है, ठीक। जिसमें से विट्रेन जो है वो मोती जैसा चमकता है ना। विट्रेन कैसा चमकता है सर, मोती जैसा चमकता है। और विट्रेन को अगर आप तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, हाथ में अगर उसको छुइएगा तो हाथ में कोई गर्दा नहीं लगेगा, माने डस्ट नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं डज नॉट सॉइल द फिंगर। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, एक बार लिख देते हैं लाइन यहाँ पे, डज नॉट, डजंट छोड़ो ना, डज नॉट सॉइल द फिंगर, माने उंगली से अगर आप छूटिएगा तो हाथ गंदा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि जमीन में आप मिट्टी को छुएं तो हाथ थोड़ा सा गंदा हो जाता है, मिट्टी हाथ में लग जाता है, मिट्टी का कण, लेकिन
आप कोयला को छुएं तो उसमें भी हाथ में लग जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जिसको छूने से हाथ गंदा नहीं होता है, जैसे कि सोना। आप सोना को टच कीजिएगा हाथ गंदा नहीं होगा, आप डायमंड को टच कीजिएगा हाथ गंदा नहीं होगा। तो इसी तरह से विट्रेन और क्लेरेन को अगर आप टच करते हैं तो आपका हाथ गंदा नहीं होगा। लेकिन ड्यूरेन और फ्यूजन ड्यूरेन सॉरी ड्यूरेन तो मे भी नहीं है, ड्यूरेन नहीं है, फ्यूजन है। जो फ्यूजन को छूने से क्या होगा, हाथ गंदा हो जाएगा, हाथ गंदा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सॉइल द फिंगर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल द फिंगर, यानी कि हाथ में लग जाएगा उसका डस्ट। ड्यूरेन भी हार्ड होता है, खैर इतना समझिए। तो विट्रेन क्या है, मोती जैसा रहता है और हार्ड रहता है। इसको आप हाथ से तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं टूटेगा, क्यूब जैसा टूटेगा, क्यूब जैसा टूटेगा, गंदा भी नहीं होगा। क्लेरेन क्या होता है, क्लेरेन मोती जैसा तो नहीं चमकता है, जैसे व्हाइट एलईडी होता है ना, व्हाइट एलईडी, व्हाइट एलईडी को अगर आप बहुत कम वोल्ट पे चलाएंगे तो उस कंडीशन में दूर से कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे ही क्लेरेन दिखाई देता है, व्हाइट व्हाइट टाइप का हमको दिखता है, ठीक है। व्हाइट व्हाइट टाइप का दिखता है और इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, है ना, टूट सकता है। चलिए, तो विट्रेन क्लेरेन ये दोनों आप समझ गए, ये दोनों हाई क्वालिटी कोल में पाया जाता है, एंथ्रासाइड में पाया जाता है। विट्रेन थोड़ा मोती जैसा चमकता है, क्लेरेन थोड़ा व्हाइट एलईडी जैसा चमकता है। ये दोनों बहुत दूर से हमको दिखाई देता है ना। चलिए, अब आते हैं ड्यूरेन पे। ड्यूरेन है मॉडरेट क्वालिटी कोयला, इसको छुइएगा तो हाथ आपका थोड़ा सा गंदा होगा, उतना नहीं होगा, सॉइल द फिंगर डज नॉट, ठीक है। ये बेसिकली मॉडरेट क्वालिटी का कोल में पाया जाता है ड्यूरेन। ये डल अपियरेंस का होता है, कैसा दिखता है, डल अपियरेंस का दिखता है ना। मतलब ये चमकता नहीं है, बल्कि टॉर्च मार के देखना पड़ता है कौन कलर का है, मिट्टी कलर का है, थोड़ा ज़्यादा काला है, थोड़ा कम काला है, वो सब देखना पड़ता है। फ्यूजन भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फ्यूजन पुअर क्वालिटी का कोल में मिलता है, ड्यूरेन मॉडरेट क्वालिटी का कोल में मिलता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 4 बेंडेड कंस्टिट्यूएंट है, हल्का आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं रखना है। विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन, इससे ज़्यादा किताब में भी नहीं दिया, आप खोज लीजिएगा खुद से, मिल जाएगा तो बताइएगा। तो ये चारों सिंपल याद रखिएगा, सिंपल के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट, ठीक, ओके। चलिए, तो हम बता क्या रहे थे, हम बता रहे थे ड्यूरेन, ये जो बैंडेड कंस्टिट्यूएंट है ये आपका, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। रैंक ऑफ कोल हो गया, बैंडेड कंस्टिट्यूएंट हो गया, अब आते हैं साइज ग्रेडेशन। तो देखो, साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल मतलब ऐसा है कि कोयला को साइज के हिसाब से हम 4 भाग में बांटते हैं। कोयला को साइज के हिसाब से कितना बांटते हैं, 4 भाग में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितना साइज है उसके हिसाब से। पहला होता है स्टीम कोल। क्या होता है, स्टीम कोल। स्टीम कोल क्या होता है सर, नहीं नहीं नहीं, स्टीम को हम समझाते हैं, पहले नाम याद रहे। दूसरा होता है रूब कोयल। क्या होता है, रूब कोयल, ठीक। इसके बाद होता है स्लैग कोल। क्या होता है, स्लैग कोल। और लास्ट होता है आर ओ एम। आर ओ एम को लिखते हैं रन ऑफ माइन। अब समझते हैं मेरे भाई, समझते हैं, ठीक है। देखो, सिंपल भाषा में समझते हैं स्लेग कोल से। स्लेग कोल क्या होता है, 0 mm से लेकर के 25 mm अगर आपके कोयले का साइज है जो आप माइनिंग करके निकाल रहे हैं, और उस साइज में आप किसी पावर प्लांट को या कोई भी इंडस्ट्री को कोयला बेच रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हम स्लेग कोयला भेज रहे हैं। सामने वाला ऑर्डर देगा कि भैया स्लेग कोयला हमको चाहिए 18 टन, रूप कोयला हमको दे दो 500 टन, और स्टीम कोयला दे दो 2000 टन। तो आप क्या समझिए, आप समझिएगा कि स्लेग कोयले का मतलब है कि 0 mm से लेकर के 25 mm के बीच जिस कोयले का साइज होगा उसको हम स्लैग कोयला बोलेंगे। तो कोयला का साइज के हिसाब से एक स्लैग कोयला हो गया। रूप कोयला क्या होता है, रूप कोयला होता है 25 mm से लेकर के 50 mm जिस कोयले का साइज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रूप कोयला। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रूप कोयला। इसी तरह से स्टीम कोयला किसे कहा जाता है, स्टीम कोयला बेसिकली बिटुमिनस का ही क्लासिफिकेशन है, और इसको हम लोग स्टीम बिटुमिनस इसलिए क्योंकि उसी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं भाप बनाने के लिए। तो स्टीम कोयला साइज के हिसाब से डिवाइड होता है 50 mm से लेकर के, है ना, 50 mm से लेकर के 200 mm और ऊपर तक। मतलब इसको ऐसे करेंगे, 50 mm से ऊपर, 50 mm एबव, 50 mm से बड़ा जितना भी कोयला का साइज होता है सबको हम स्टीम कोल का कैटेगरी में रखते हैं, अगर एक प्रॉपर साइज का है तो। और रन ऑफ माइंस का मतलब क्या है सर, रन ऑफ माइंस का मतलब है एक कोयला है जो 20 mm का है, कुछ कोयला है जो 50 mm का है,
कुछ कोयला है जो 100 mm का है, कुछ है जो 200 mm का है। मतलब जैसा तैसा साइज है, जैसा तैसा साइज है, जैसा तैसा साइज है, मतलब कोई भी क्वालिटी मतलब साइज का कोयला है। तो इस कोयले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कोयला को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनस्क्रीन्ड कोल। अनस्क्रीन्ड कोल। अनस्क्रीन्ड कोयल क्या होता है सर? देखो ऐसा है कि कोयला हम माइन से निकाले ब्लास्टिंग करके, चाहे कोयला मशीन एक्सकवेटर से काट के, कोयला निकालने के बाद हम उसको वाशरी भेजें कि वहाँ पे वाश कीजिए और इसको एक प्रॉपर साइज में काटिए या तोड़िए। वाशरी में कोयलवा को धोएगा प्रेशर से, बहुत सारा तरीका होता है कोयला धोने का। उसके बाद उसमें से जो हमको साइज का चाहिए, जैसे स्टीम कोयला तैयार करना है तो हम इस प्रॉपर साइज का तोड़ेंगे, रूप कोयला तैयार करना है तो इस प्रॉपर साइज का तोड़ेंगे, ऐसे कर करके जैसा डिमांड है तोड़ते हैं। उसमें से कुछ कोयला ऐसा होता है जिसको अनस्क्रीन्ड कोयला बोलते हैं, जो बिना प्रॉपर साइज का है, ठीक है, जैसा तैसा है, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, जैसा तैसा चूरा है कुछ, तो उसको रन ऑफ कोल बोलेंगे, रन ऑफ माइन बोलेंगे, रन ऑफ माइन, ROM बोलेंगे, रन ऑफ माइन। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, छोटा मोटा भट्टी है, पावर प्लांट है, ईटा भट्टा है ना, स्मेल्टिंग प्लांट है, उस सब जगह पे हम भेज देते हैं सब कोयला को सस्ता में, है ना, सस्ता कोयला बोलते हैं, उसको यूज किया जाता है। तो देखो साइज ग्रेडेशन क्या है सर, साइज ग्रेडेशन अगर आपसे पूछे साइज के हिसाब से कोयला का टाइप, तो आपको बताना है सर 4 टाइप का होता है। स्टीम कोल, रूप कोल, स्लिक कोल, ROM। जिसमें ROM होता है अनस्क्रीन्ड कोल, यानी कि कोई भी साइज का कोयला रहेगा जैसे तैसे। स्लैग कोयल मतलब 0 से 25, रूप कोयल मतलब 25 से 50, और स्टीम कोल मतलब 50 mm से ऊपर का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो यार, कभी अगर ऐसा नाम आएगा तो एकदम कंफ्यूजियाना नहीं है, आराम से हौले हौले पढ़ लेना है, ठीक। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा 1 मिनट हमको देखने दीजिए, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते अभी। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ कोल। एनालिसिस ऑफ कोल। तो देखो हम आपको बताएं कि भारत में बहुत सारा अलग अलग इंडस्ट्री है। कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए हमको कोयला चाहिए होता है। कभी हमको स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए कोयला चाहिए होता है। कभी हमको सीमेंट बनाने के लिए कोयला चाहिए होता है। कभी हमको फर्टिलाइजर के लिए कोयला चाहिए होता है। कभी हमको ग्लास फैक्ट्री में कोयला का ज़रूरत पड़ता है। कभी हमको कहीं ज़रूरत पड़ता है। तो हर जगह कोयला का हमको अलग अलग कोयला का ज़रूरत पड़ता है। हमको हीट वैल्यू भी अलग चाहिए, हमको एस कंटेंट अलग चाहिए, मॉइस्चर अलग चाहिए। तो अलग अलग इंडस्ट्री में हमको अलग अलग टाइप का कोयला या अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हमको कोयला का चाहिए होता है। तो इसके लिए हमको कोयला का एनालिसिस करना जरूरी होता है। हम ऐसा नहीं कि माइनिंग किए, कोयला निकाले, बेच दिए, नहीं। हम माइनिंग किए, मान लीजिए मेरा कंपनी का नाम है BCCL। तो BCCL क्या किया सर, BCCL कोयला निकाला, चाहे ब्लास्टिंग करके निकाले, चाहे एक्सकवेटर से काट के निकाले, कोई भी मेथड से कोयला निकाला फाइनली। अब कोयला निकालने के बाद DVC जो है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, DVC और BCCL का दोस्ती हो गया। DVCCL और DVC का दोस्ती हो गया। तो BCCL DVC से एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट को बोलते हैं MOU। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें एग्रीमेंट किया गया जिसमें ये बोला गया कि BCCL के द्वारा DVC को इतना टन कोयला दिया जाएगा, हर महीने इतना दिया जाएगा, हर दिन इतना दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके एग्रीमेंट होता है। और जो कोयला होगा, कोयला का वॉलेटाइल मैटर इतना परसेंट से ज़्यादा नहीं होगा, मॉइस्चर कंटेंट इतना परसेंट से ज़्यादा नहीं होगा, फिक्स्ड कार्बन इतना से ज़्यादा या इतना से कम नहीं होगा, एस कंटेंट इतना से ज़्यादा या इतना से कम नहीं होगा। ऐसे कर करके कोयला का एक रिसर्च करके उसका एनालिसिस करके लिखा गया रिकॉर्ड में, ठीक है। अब DVC के पास कोयला पहुंच गया। अब DVC क्या करेगा, रैंडमली, कभी कभी दिन में, कभी कुछ कुछ जांच होता है जो दिन में करते हैं एक बार, कोई जांच होता है जो महीना में एक बार, कुछ क्वार्टरली करते हैं, कुछ साल में करते हैं। तो ऐसा जांच करने के बाद बेसिकली देखा जाएगा कि जो BCCL बोला क्या वही वाला कोयला भेजा है, मॉइस्चर कंटेंट क्या जो बोला वही है, वोलेटाइल मीटर क्या जो बोला वही है, फिक्स्ड कार्बन जो है वही है ना। तो वो DVC इसके लिए कुछ एजेंसी को हायर कर सकता है, हो सकता है वो सिम्फर को ही बोल दे कि सिम्फर भाई साहब आप एक काम कीजिए, हमारे पास तो वैज्ञानिक लोग नहीं है, हमारे पास प्रोजेक्ट असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो आपके पास है, तो हम आपको टेंडर देते हैं 5 साल का, कि 5 साल हमको जब तक कोयला का जरूरत पड़ेगा, आप उस चीज़ के लिए अपना लैब टेस्टिंग करके भेजेंगे, बदले में आपको जो पैसा होगा हम आपका 1% 2% दे देंगे। तो सिम्फर पैसा कमा लिया, DVC अपना बिजली का बेच के पैसा कमा लिया, BCCL अपना कोयला बेच के पैसा कमा लिया, तीनों मिलजुल के खा रहा है। ऐसे ही चलता है कंपनी। तो अब एनालिसिस करना जरूरी है, उसी से तो पता चलेगा वोलेटाइल मैटर कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, फिक्स्ड कार्बन कितना है, एस कंटेंट कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन, सब चीज उसी से पता चलेगा। तो फाइनली अगर हम ऐसा कहें एनालिसिस, तो एनालिसिस ऑफ कोल का मतलब आप समझ गए होंगे।
देखो एनालिसिस ऑफ कोल जो है वो दो तरीके से किया जाता है। कितना तरीके से किया जाता है? दो तरीके से किया जाता है। एक तरीके को कहते हैं अल्टीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, और दूसरे को कहते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। समझिएगा, एनालिसिस ऑफ कोल में हम आपको बताएं कि एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस, दूसरा होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस के बारे में क्या बताएं आपको? अच्छा कुछ बताया नहीं, चलिए समझते हैं। अल्टीमेट एनालिसिस में आप पढ़ते हैं कि उसमें ऑक्सीजन कितना है, हुँ? उसमें हाइड्रोजन कितना है, कोयलवा में कार्बन कितना है, कोयलवा में नाइट्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, फास्फोरस कितना है, ये सब चीज़ हम नापते हैं। देखो फास्फोरस हम यहाँ पे अलग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोल का एलिमेंट में आपको बोले थे मुख्यतः 5 एलिमेंट से कोयला बना है। जब हम कोल का बात करते हैं ना तो उसमें सब ग्रेड, सब क्वालिटी, सब कुछ शामिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम पर्टिकुलरली कोई एनालिसिस करते हैं तो हमको फास्फोरस भी अलग से जाँचना होता है। तो याद रखिएगा 6 एलिमेंट का हम जाँच करते हैं, है ना? लेकिन माना ऐसा जाता है कि 5 ही एलिमेंट है, क्योंकि दुनिया भर का कोयला का हम बात करें, सिर्फ़ भारत का सिर्फ़ बिटुमिनस या सिर्फ़ लिग्नाइट का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो एंड अल्टीमेट एनालिसिस में क्या देखते हैं? ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, कार्बन का परसेंटेज कितना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, सल्फर का परसेंटेज कितना है, फास्फोरस का परसेंटेज कितना है, ये कहाँ देखते हैं? अल्टीमेट एनालिसिस में। कहाँ देखते हैं? अल्टीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस। याद रखिएगा, बार-बार रटिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हमको क्या देखना पड़ता है? तो कुछ चीज़ हम देखते हैं। जनरली कितना चीज़ देखते हैं? 4 चीज़। 4 बूंदों वाला हाँ। तो 4 चीज़ देखते हैं, ठीक है? क्या-क्या देखते हैं सर? पहिलका देखेंगे एस कंटेंट। सब समझाते हैं एस कंटेंट क्या होता है। दूसरका देखेंगे मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट। तीसरका देखेंगे वोलेटाइल मैटर, वोलेटाइल मैटर। और चौथा देखेंगे फिक्स्ड कार्बन। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम कोई एनालिसिस किए और एनालिसिस में हम ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन का ये सब चीज़ का नापे, ये सब चीज़ का जांच किए कितना-कितना परसेंट है, तो उस एनालिसिस को हम क्या नाम देंगे? आपसे डायरेक्टली इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा कि सर ऐसा एनालिसिस को हम अल्टीमेट एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम एलिमेंट को जाँचते हैं कि उस पर्टिकुलर कोयला में कितना परसेंट कौन-कौन सा एलिमेंट है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर हम एस कंटेंट किसी कोल का निकाल रहे हैं, तो वो कौन से एनालिसिस के अंदर में आएगा? तो वो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर में आएगा। मॉइस्चर कंटेंट निकाल रहे होते हैं तो वो भी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, ये कौन से एनालिसिस में निकाला जाता है? तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में निकाला जाता है। आई होप आपके जुबान पे बैठ गया होगा। ये सब जितना भी निकालते हैं ये परसेंटेज बाय वेट निकालते हैं। ये जो 4 हम बता रहे हैं ये परसेंटेज बाय वेट निकालते हैं, ठीक? चलिए, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा यार, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, आई होप। चलिए, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस अब थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं। ठीक। अरे भाई साहब गड़बड़ा गया। हाँ, 1-2 गो पॉइंट छूट गया था, छूटना नहीं चाहिए कुछ। देखो अल्टीमेट एनालिसिस हम लोग कहाँ करते हैं? अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपको बोलना है कि सर 1 सेकंड, सेकंड हाँ। अल्टीमेट एनालिसिस अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम कहाँ करते हैं, कौन से इंडस्ट्री में करते हैं, तो याद रखिएगा ये हम केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं। अगर पूछा जाएगा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम क्या जाँच करते हैं, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कौन-सा इंडस्ट्री में होता है? कोयला में, थर्मल में, न्यूक्लियर में, ठीक है? न्यूक्लियर में तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा-ऐसा जितना भी इंडस्ट्री है ना? फर्टिलाइज़र में, इन सभी इंडस्ट्री में हम लोग कहाँ वाशरी वगैरह सब में, इसमें हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं। कौन-सा करते हैं? प्रॉक्सिमेट। तो याद रखिएगा अल्टीमेट केमिकल इंडस्ट्री में, बाकी जो भी है वो आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर में आएगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो पॉज़ कीजिए, नोट कीजिए कॉपी में, समझिए, जैसे लिखना है लिखिए, लेकिन ये चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है? पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे-धीरे, क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो कोई गारंटी नहीं है कि आने वाला टाइम में माइनिंग सरदार या ओवरमैन का परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। जो आपके सिलेबस में है पूरा चाट के बैठिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब आते हैं आगे, ठीक है? अब हम लोग एक-एक करके इन सब टर्म को समझते हैं कि एस कंटेंट क्या होता है, वोलेटाइल मैटर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, फिक्स्ड कार्बन क्या होता है।
सबसे पहले समझते हैं एक एक टर्म को। एस परसेंटेज या एस कंटेंट। एस का मतलब होता है राख, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, इस देश को ये हुआ क्या। तो याद होगा राख वाला एस वाला कंटेंट, ठीक है। तो एस क्या होता है सर, एस को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक रेसिड्यू। इनऑर्गेनिक रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब होता है जो बच जाता है, लेफ्ट व्हेन कोल इज डर, मतलब समझ लो यार, जब कोयला जलाएंगे कोयला जलेगा, है ना, सिंपल भाषा में समझिए, कोयला जला तो जो बच गया उसको बोलेंगे एस कंटेंट। जैसे राख, पानी, हर कोयला में कुछ ना कुछ मात्रा में एस कंटेंट पाया जाता है, लेकिन एस कंटेंट के हिसाब से क्या कोल का वर्गीकरण होता है? जी बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या होता है सर? कोकिंग कोल, कोकिंग कोल। देखिए, एक कहानी सुनाएंगे आपको छोटा सा, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, 1 मिनट पहले देख लेते हैं टाइम, वो है ना, नौकरी चाकरी का बात है बाबू, थोड़ा सा हाँ देख लेते हैं समय। ठीक ठीक, चलिए। तो हम आपको बता रहे थे कि कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल के बारे में आप सुने होंगे कि यार नॉन कोकिंग कोल होता है, कोकिंग कोल होता है, किस हिसाब से बांटते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन है, कुछ समझ में नहीं आता, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो बिटुमिनस कोल होता है ना, बिटुमिनस कोल, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं बाय द यूज, यूज के हिसाब से हम इसका दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है नॉन कोकिंग कोल, एक होता है कोकिंग कोल। कोकिंग कोल को हम कहाँ इंडस्ट्री यूज करते हैं? स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ज़्यादातर स्टील इंडस्ट्री में हमको कोकिंग कोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टील इंडस्ट्री में भारत में एक बहुत ही अच्छा खासा बड़ा हुआ है, सेल है, टिस्को है, इसको है, बहुत सारा स्टील बनाने वाला कंपनी है। तो उसको हर साल स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल का ज़रूरत पड़ता है। और कोकिंग कोल कहाँ पे भरा पड़ा है सर? बीसीसीएल में भरा पड़ा है। भागो कुकुर काट लेगा, माने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल में स्टील वाला कोयला भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। इसीलिए बीसीसीएल का कोयला जो है सब स्टील वाला खरीद लेता है। बीसीसीएल के बगल में ये है बीएसएल यानी बोकारो स्टील सिटी, जो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये चलता है, तो ये पूरा कोयला खरीद लेता है। थोड़ा बहुत जो कोयला बचता है वो टाटा जमशेदपुर में चल जाता है, खरीद लेता है, टाटा टिस्को खरीद लेता है, ठीक ना। तो बीसीसीएल का कोयला चारों तरफ से नोचा जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक। इसके बाद एक सीसीएल में, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में एक एरिया है ढोरी करके, ढोरी एरिया है, ढोरी एरिया में भी कोकिंग कोल पाया जाता है। तो कोकिंग कोलवा को स्टील वाला जो इंडस्ट्री है उसमें सब कोयलवा को नोच लेता है। काहे ऐसे करता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि कोकिंग कोल का डिमांड स्टील इंडस्ट्री में ज़्यादा रहता है। समझाते हैं यार, नहीं समझ में आएगा ऐसे कि क्यों रहता है डिमांड। समझिए कि खाली इतना कि कोकिंग कोल का स्टील इंडस्ट्री में डिमांड रहता है, नॉन कोकिंग कोल का बाकी इंडस्ट्री में डिमांड रहता है। अगर स्टील इंडस्ट्री में भेजना चाहते हैं तो इसको हमको पहले कॉक में चेंज करना पड़ता है, सीओए के कॉक में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। तो ये दोनों जो हम बांटे हैं ना सर, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन, ठीक। तो इसमें हम जो बताए हैं एस कंटेंट, एस कंटेंट अगर ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होता है। एस कंटेंट मतलब होता है कि 35% तक अगर एस कंटेंट है, 0 से लेकर के 35% तक अगर एस कंटेंट है तो इसको हम कोकिंग कोल मानते हैं, कोकिंग कोल, ठीक। इसके बाद कुछ में भी कुछ फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है, मान के चलिए ना, ये 0 से 35% तक अगर कोयला पाया में एस कंटेंट पाया जाता है तो उसको हम लोग कोकिंग कोल मानते हैं। अगर इससे ऊपर है, नीचे है, तो फिर हम उसको कोकिंग कोल नहीं मानेंगे बल्कि नॉन कोकिंग कोल मानेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? एस कंटेंट क्या होता है सर? जब कोयला आप जलाते हैं तो कोयला में कुछ मात्रा ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, इनऑर्गेनिक रेसिड्यू बोलते हैं। हर कोयला में कुछ ना कुछ मात्रा में इनऑर्गेनिक रेसिड्यू होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अगर कुछ जो कोयला जलाने के बाद एस कंटेंट 0 से 35% तक बचता है तो उसको हम लोग कोकिंग कोल मानते हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो फिर इसको हम कोकिंग कोल नहीं मानेंगे। तो 0 से 35%, कभी कभी पूछता है कि बताइए कोकिंग कोल में एस परसेंट कितना होता है? कोकिंग कोल में एस परसेंट कितना होगा सर? 0 से 35% होगा। कितना होगा? 0 से 35% होगा, ठीक। चलिए समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो एस परसेंट आप समझ गए। अब आते हैं दूसर का जो टर्म था, दूसर का टर्म पे आते हैं। दूसरा और है वोलेटाइल मैटर, वोलाटाइल मैटर। देखो ये ऐसा है कि जो कोयला होता है ना, कोयला, उसमें बहुत सारा गैसेस होता है।
अब कोयला है, धरती के अंदर दमा है, उसमें टेम्परेचर प्रेशर पड़ रहा है एक लंबा टाइम से, तो उस कारण से क्या होता है, बहुत सारा हीट जो है, गैस जो है उसमें समा जाता है, और धीरे-धीरे ये गैस जो है वो कोयला के जनरल एटमॉस्फेयर में आने के बाद धीरे-धीरे उड़ता है कुछ न कुछ मात्रा में। जब-जब जलता है तो इसके अंदर का चीज़ उड़ता है। वोलेटाइल मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया कोयला जलेगा। हम लोग कहते हैं पेट्रोल जो है वो बहुत वोलेटाइल होता है। तो पेट्रोल में जब माचिस मार के फेंकिएगा तो फटाक से आग पकड़ लेगा, धुक-धुक करके जलेगा, धुक-धुक करके, ठीक? केरोसिन तेल है, केरोसिन तेल में माचिस मार के फेंकिएगा तो जलने में थोड़ा समय लगेगा। मोबिल है, मोबिल गाड़ी वाला जो तेलवा होता है, मोबिलवा माचिस मार के फेंकिएगा तो माचिस डूब जाएगा लेकिन आग नहीं लगेगा। कारण मोबिल उतना वोलेटाइल नहीं होता है। वोलेटाइल का मतलब उतना गैस इसमें घुला हुआ नहीं है जिसके चलते इसमें आसानी से आग लग सके। केरोसिन जो है इसमें मीडिएट है, मतलब थोड़ा सा अगर रखेंगे तब जलेगा ये। और पेट्रोल जो है वो काफ़ी वोलेटाइल है, मतलब इसमें गैसेस जो घुले हुए हैं जलने वाले वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से कोयला में वोलेटाइल मैटर अगर ज़्यादा है मतलब बहुत बढ़िया कोयला है भाई, बहुत बढ़िया कोयला है, बहुत जल्दी जल जाएगा। अगर कोयला में वोलेटाइल मैटर कम है मतलब कोयलवा जलने में थोड़ा समय लगेगा, है ना? वो उतना अच्छा नहीं है कोयला लेकिन फिर भी ठीक है। अगर वोलेटाइल मैटर बहुत कम है, बहुत खराब है मतलब कोयला क्वालिटी जो है बहुत खराब है भाई साहब। तो इससे आप क्या समझे? वॉलेटाइल मैटर जैसे-जैसे बढ़ेगा, ठीक है, 1 सेकंड। वॉलेटाइल मैटर जैसे-जैसे बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ कोल बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ राइटिंग पे मत जाइएगा, समझिए मेरी भावनाओं को। वॉलेटाइल मैटर जैसे-जैसे बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ कोयला जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बहुत बढ़िया कोयला, बहुत बढ़िया वॉलेटाइल मैटर। बहुत कम वॉलेटाइल मैटर, बहुत घटिया कोयला, समझे? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा-सा टोन पे मत जाइएगा, टोन भी थोड़ा झारखंडी वाला है, वहीं से हैं तो ऑब्वियस सी बात है आएगा ही। चलिए तो आई होप अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मॉइस्चर कंटेंट, नहीं मॉइस्चर नहीं, पहले फिक्स्ड कार्बन कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा एस कंटेंट। एस कंटेंट के बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने क्या बताया कि 0 से 35% तक अगर रहता है ना तो इसको हम कोकिंग कोल बोलते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, दूसरा हम आपको क्या समझाया, दूसरा हम समझाया वीएल। वीएल मतलब वॉलेटाइल मैटर, ठीक है? वॉलेटाइल मैटर हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि क्या होता है ना? वॉलेटाइल मैटर का एक फॉर्मूला भी होता है, अभी बुक में नहीं मिल रहा है, हम खोज ही रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। वोलेटाइल मैटर हम आपको समझाएं कि वोलेटाइल मैटर जो है क्वालिटी ऑफ कोल के साथ साथ बढ़ता है, ठीक? इसके बाद अब आते हैं हम लोग मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर नहीं, पहले फिक्स्ड कार्बन करते हैं, मॉइस्चर हम इसके बाद करेंगे। फिक्स्ड कार्बन, तो भाई साहब इसके बारे में हमको बताने का ज़रूरत ही नहीं है। देखो ऐसा है कि कोयला जो बना है उसमें कार्बन होता है मुख्य रूप से, और कार्बन के ही हिसाब से हम इसको अलग-अलग रैंक में बाँटते हैं, ठीक है ना? अलग-अलग रैंक में कौन-कौन सा बाँटे हैं? अलग-अलग रैंक में जो है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, है ना? लिग्नाइट, पीट, ये सब हम बाँटे हैं फिक्स्ड कार्बन के हिसाब से। अभी जो फिक्स्ड कार्बन है, इसमें से कुछ कार्बन जो है वो पानी में थोड़ा-थोड़ा घुल जाता है। आप अगर एक को कोयला को पानी में डुबा के रखिएगा लंबा टाइम तक तो कोयला का क्वालिटी घट जाता है। कारण क्या है? उसमें से थोड़ा-थोड़ा कार्बन घुल-घुल के पनिया में बह जाएगा। तो फिक्स्ड कार्बन होता है हर एक कोयला का, जो भी कोयला आप निकालेंगे उसमें से कुछ मात्रा ऐसा होगा जो फिक्स्ड कार्बन होगा। तो हम लोग फिक्स्ड कार्बन को ही जोड़ते हैं। हल्का-फुल्का जो घुल जाता है पानी में या जो पोरोसिटी प्रॉपर्टी के कारण, यानी पत्थर में जो छोटा-छोटा छेदा होता है उस पानी से चिपचता है, जिसके कारण कोयला थोड़ा-सा डिग्रेड होता है, तो वो सब हम नहीं नापते हैं हल्का कार्बन को, हम लोग फिक्स्ड कार्बन को ही लेके चलते हैं। ठीक है? चलिए। ओके, फिक्स्ड कार्बन निकालने का फ़ॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कार्बन निकालने का फ़ॉर्मूला याद रखिएगा, 100 माइनस मॉइस्चर परसेंट प्लस एस परसेंट प्लस वॉलेटाइल मैटर। क्या बोले हम? 100 माइनस मॉइस्चर परसेंट प्लस एस परसेंट प्लस वॉलेटाइल मैटर। कुल मिलाकर के सिंपल भाषा में कहा जाए तो देखो चार चीज हम पढ़ते हैं, उसमें से क्या क्या पढ़ते हैं सर? हम लोग एस कंटेंट पढ़ते हैं, वॉलेटाइल मैटर पढ़ते हैं, फिक्स्ड कार्बन पढ़ते हैं और लास्ट में मॉइस्चर कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है? तो हमको क्या निकालना है? फिक्स्ड कार्बन। तो एफ सी लिखेंगे बराबर 100 माइनस सबको जोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसको जोड़ देंगे, तो यही हो जाता है फिक्स्ड कार्बन का फॉर्मूला। तो फिक्स्ड कार्बन का फॉर्मूला है सिंपल, कॉम्प्लेक्स समझिएगा नहीं। देखो फिक्स्ड कार्बन निकालना है तो बाकी चार गो बचेगा, चारे को चीज ना आपको पढ़ना है जी। एस कंटेंट पढ़ना है, वोलेटाइल मैटर पढ़ना है, मॉइस्चर कंटेंट पढ़ना है। तो फिक्स्ड कार्बन तो आपको लिखा है क्वेश्चन में, तो 100 लिखिए, माइनस कीजिए और बाकी जो तीन गो बचा उसको जोड़ दीजिए, मॉइस्चर प्लस एस प्लस वोलेटाइल मैटर, हो गया फॉर्मूला।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा गला बैठ रहा है बट ठीक है, आपको समझ में आ गया तो मेरा सब वसूल है। चलो भाई साहब, अब आते हैं हम लोग मॉइस्चर कंटेंट पे। थोड़ा माथा खराब होगा लेकिन कोई नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं आएगा तो पीछे कर करके देखते रहिएगा। मॉइस्चर कंटेंट, देखो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है सर। मॉइस्चर कंटेंट में जो भी कोयला होता है ना, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो जब आप कोयला को जलाते थे ना, चूल्हा जलाते थे, तो आप देखते थे कि कोयला जब जलता है तो शुरू में ना इसमें हल्का हल्का गीला गीला होता है, हल्का सा कोयला थोड़ा सा गीला होता है, ऐसा लगता है जैसे उसमें से जो मॉइस्चर है वो निकल रहा है, अंदर का मॉइस्चर बाहर निकल रहा है। तो हर कोयला में कुछ ना कुछ मात्रा में मॉइस्चर होता है, यानी नमी होता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो वाटर इम्प्लीमेंट होता है, मतलब कुछ मात्रा में पानी उसमें भरा रहता है, हल्का सा ही रहेगा मॉइस्चर, लेकिन रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम मॉइस्चर बोलेंगे। इसके बाद कभी-कभी क्या होता है, बारिश के कारण इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, तो उसको भी हम लोग मॉइस्चर बोलेंगे। ठीक है, और कुछ क्या होता है कि अगल-बगल का कुछ स्ट्राटा है उससे टच में रहने के कारण भी आ जाता है। तो मॉइस्चर बेसिकली क्या है, पानी का, वाटर का कंटेंट है, वाटर का उसमें क्या है, मॉइस्चर में वाटर का कंपोजिशन है। पानी थोड़ा सा घुल जाता है, मिल जाता है किसी भी कारण से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। देखो यार, मॉइस्चर जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। मॉइस्चर का 3 भाग होता है। ठीक है, समझिएगा। पहला होता है फ्री मॉइस्चर। ठीक है, फ्री मॉइस्चर क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक होता है फ्री मॉइस्चर, दूसरा होता है आपका इनहेरिटेंट मॉइस्चर, इनहेरेंट मॉइस्चर, और तीसरा होता है टोटल मॉइस्चर। ठीक, देखो 3 तरह का मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर जो कोयला में पाया जाता है उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, फ्री मॉइस्चर, इनहेरिटेंट मॉइस्चर, टोटल मॉइस्चर। फ्री मॉइस्चर क्या होता है, विंटर कह रहे हैं सॉरी यार, रेनी सीजन में बरसात के कारण जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जमा हो जाता है ना पानी में, कोयला में, बरसात के कारण। ऐसे तो मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए कि किसी कोयला का हम कोल का निकाले मॉइस्चर कंटेंट, तो हमको पता चला कि 17% है इसमें मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, लेकिन बरसात का टाइम में यही वाला कोयला का हम निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है कि 27% है भाई साहब। तो 10% क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 10% क्या है सर, ये 10% फ्री मॉइस्चर है। फ्री मॉइस्चर क्या होता है, बरसात के कारण में या एक्सटर्नल सोर्स के कारण, बरसात या एक्सटर्नल सोर्स के कारण जो पानी ऊपर से जम जाता है या ऊपर से कोयला में घुस जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री मॉइस्चर। ठीक, तो बरसात के कारण जो पानी जम जाता है, जो बरसात के कारण जो मॉइस्चर होता है उसको हम लोग फ्री मॉइस्चर कहते हैं। इनहेरिटेंट मॉइस्चर क्या होता है, ये हमेशा कोयला में रहेगा, ऑलवेज कोयला में रहेगा। कोयला चाहे विंटर हो, समर हो, कुछ ना, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कोयला में कुछ ना कुछ अंदर में मॉइस्चर रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंट मॉइस्चर। और टोटल मॉइस्चर क्या होता है सर, फ्री मॉइस्चर प्लस इनहेरिएंट मॉइस्चर को जब जोड़ देंगे तो टोटल मॉइस्चर हो जाएगा। फ्री मॉइस्चर यानी कि बरसात में जो मॉइस्चर हो रहा है उसके, उसका अगर दिया हुआ है, और इनहेरिटेंट मॉइस्चर यानी कि जो पहले से पाया जाता है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मॉइस्चर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप यहाँ तक आपका बहुत ही आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए इतना हो गया, गला भी बैठ गया यार। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग जो जो पढ़े उसको फिर से एक बार रिकैप कर लीजिएगा, है ना, अपने से एक बार देख लीजिएगा पूरा वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, ये सब सिम्पर का वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कंपटीशन है आज का दौर है उसमें ये सब जानना ज़रूरी है। बहुत टफ नहीं है, टफ बना दिया जाता है, लोग मान लेते हैं कि जो दूसरा नंबर का चैप्टर है बहुत हार्ड है, बहुत ऐसे है, बहुत वैसे है। देखो ऐसे वैसे है मानते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो टेक्स्ट बुक जो बीटेक वाले लड़के हैं, डिप्लोमा वाले हैं, एमटेक वाले हैं, वो सबके लिए है सर। तो एमटेक वाले को क्या पढ़ना है, डिप्लोमा वाले को, बीटेक वाले को, ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर डिटेल में एक एक सेंटीग्रेड याद करेंगे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 815 डिग्री सेंटीग्रेड में मफल फर्नेस में डालते हैं, है ना, अगर इतना डिटेल में आप याद करेंगे तो फिर तो भाई दिक्कत है।
आपको जो याद करना है वो याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूएचबी का फार्मूला याद करना पड़ेगा, फिर कार्बन का फार्मूला याद करना पड़ेगा। बेसिक आपको पता रहना चाहिए कि कैसे-कैसे क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं। आई होप अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो अभी कर ही दीजिएगा, है ना? मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।